अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 11 पढ़ना है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स। पेज नंबर 13 और 14 से आज हम पढ़ेंगे। अब ये डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, इसका नाम सुन के आपके माइंड में जा रहा होगा कि अभी हमने पीछे जो SCLC की एक फेज़ पढ़ी थी डिज़ाइन, जिसमें हम अपनी ऐप का UI डिज़ाइन करते हैं, तो हम इसमें उससे रिलेटेड जो है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। बट ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं ये हमारे ऐप के डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है, बट ये हमारी ऐप की कोडिंग से रिलेटेड होंगे। अब ये डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं और इनसे हमें फ़ायदा क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। अभी तक हमने पीछे UML की टाइप्स पढ़ी हैं, डिफरेंट टाइप्स की हमने डायग्राम्स पढ़ी थी। तो वहाँ पे हमने क्लासेस को भी यूज़ किया था और ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ किया था। उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे वो हमने देखा था UML में कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो एक रियल वर्ल्ड कोई भी थिंग है जिसको हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है। जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है जिसको हम बोलते हैं ऊप। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है जिसमें हम जो अपना प्रोग्राम होता है, जो अपने सॉफ्टवेयर का कोड होता है, वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके लिखते हैं। अब जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ऊप को, तो समटाइम्स इस तरह होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कोडिंग करते वक्त जो बार बार आ रही होती हैं। तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं और क्या करती हैं, हमें एक टेम्पलेट दे देती हैं जिससे हमारी जो ये वाली कोडिंग है वो ईज़ियर भी हो जाती है, आसान हो जाती है, फास्टर हो जाती है। हम तेज़ी से कोड अपना लिख सकते हैं और कंसिस्टेंटली लिख सकते हैं, बीच में कोई हमें रुकावट नहीं आती। टेम्पलेट्स होती हैं फॉर्मेट्स, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें डिज़ाइन पैटर्न्स में कुछ ऐसे पहले से बने बनाए फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिन फॉर्मेट्स को यूज़ करके हम अपने कोड के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार आ रही होती हैं उनका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 4 तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स डिस्कस हुए हैं आपकी बुक में। सबसे पहला है सिंगलटन पैटर्न, सेकंड है फैक्ट्री पैटर्न, थर्ड है ऑब्जर्वर पैटर्न और फोर्थ वन है स्ट्रेटजी पैटर्न। ये चारों पैटर्न अभी हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहला पैटर्न है हमारा सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट करते हैं और उसको फिर हम बार बार रीयूज़ करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ये डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं ये हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये सिंगल टाइम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसको यूज़ करना, ये हमें कब काम आ सकता है, जब हमारे पास एक सिस्टम है। समझें, अब जैसे हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ही इस पूरे चैप्टर में एज एन एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी उसी को ही देखेंगे। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो वहाँ पे ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, जो लाइब्रेरी की सारी बुक्स को मैनेज करता है, सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करता है। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एक ही दफ़ा क्रिएट करेंगे और जब भी हर दफ़ा कोई न्यू बुक उस लिस्ट में ऐड, कोई और नया स्टूडेंट भी आता है और बुक की लिस्ट को देखता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन उस बुक्स की लिस्ट उस स्टूडेंट को शो कर देगा, बजाय ये कि वो ऑब्जेक्ट हर स्टूडेंट के लिए बार बार क्रिएट हो। सेकंड हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न है फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न क्या है कि ये लाइक अ वर्कशॉप है। वर्कशॉप की तरह कैसे, हम फैक्ट्री में देखते हैं कि हमारे पास एक वर्कशॉप होती है और उसके अंदर हमने जो भी चीज़ बनवानी है, जिस भी चीज़ की फैक्ट्री है, वो बन के बस बाहर आ जाती है। मतलब लेट्स से कि हम अगर कोई कपड़ा भी बना रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो हमने वो सारी मशीनरी लगाई हुई होती है और वो उस किस्म का कपड़ा बन के बाहर आ जाता है। हम अंदर डिटेल्स में नहीं जाते कि वो चीज़ उसने मशीन ने कैसे की होगी। तो यहाँ पे इन डिज़ाइन पैटर्न्स में हम फैक्ट्री पैटर्न में क्या करते हैं कि हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट्स को मैनुअली एक-एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम एक क्लास या मेथड बना देते हैं और हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं वो क्लास या जो मेथड है वो हमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देते जाते हैं। जैसे हम वर्कशॉप में कुछ भी बनवाना हो वो मशीन हमें बना के दे देती है, तो इसी तरह वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो बना के देती रहेगी।
अब ये ज़रूरत कहाँ पे आती है, कई दफ़ा हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। जैसे हमारी लाइब्रेरी में देखें स्टूडेंट है, वो आया है उसने बुक को देखना है और इश्यू करना है। कोई टीचर भी आ सकता है जो बुक को आके इश्यू करेगा। तो हम स्टूडेंट के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट मैनुअली क्रिएट करें, फिर टीचर के लिए मैनुअली ऑब्जेक्ट जो है वो अलग क्रिएट करें। काम तो दोनों का सेम ही है कि उन्होंने बुक इश्यू करवानी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा क्लास या मेथड बना देंगे यूज़र के नेम से, जो क्या करेगा, जब कोई यूज़र आएगा तो स्टूडेंट है चाहे टीचर है वो उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न में क्या होता है, आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई ऑब्जर्वर पैटर्न की कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका एक सेम चीज़ में इंटरेस्ट है और वो वहाँ उस इंटरेस्ट से रिलेटेड अपडेट्स लेना चाहते हैं। तो जब भी कोई न्यू चीज़ होती है, बजाय एक-एक इंसान को अलग से बताना, कुछ नया होता है, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आती है, तो वो जो सोर्स होता है वो सारे जो उस अ, अपडेट में इंटरेस्टेड होते हैं उनको नोटिफ़ाई कर देता है। तो इस ऑब्जर्वर पैटर्न को हम ऊप में कैसे यूज़ करते हैं, हम चूँकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर मैंने एक बुक की लिस्ट बनाई है और अब क्या हुआ है कि उसमें एक न्यू बुक आ गई है। अब वो जो न्यू बुक आई है उससे उसका इंटरेस्ट जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड भी है और टीचर से रिलेटेड भी है। ये दोनों इन दोनों को एक नोटिफ़िकेशन चाहिए कि अब लाइब्रेरी में न्यू बुक आ गई है। तो बजाय हम हर एक स्टूडेंट को मैनुअली बताएँ कि अब एक न्यू बुक आ गई है, हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, जो जितने भी हमारे यूज़र्स हैं उनको क्या करेगा, एक नोटिफ़िकेशन सेंड कर देगा कि हमारी लाइब्रेरी में एक नई बुक ऐड हो गई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर पैटर्न है ये क्या करता है, चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करके रखता है या सिंक करके रखता है। सिंक्रोनाइज़ेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ है जो जिसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उसी की अपडेट हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो जब जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अब मतलब यहाँ पे समझिए ये हमारे पास बुक्स की लिस्ट है जिसमें हमने एक न्यू बुक ऐड कर दी है। तो अब यहाँ पे क्या हो, स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं, जो भी यूज़र्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली खुद ही नोटिफ़िकेशन चला जाए। पैटर्न में हम ये एक तरह की सिंक्रोनाइज़ेशन करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजी पैटर्न। स्ट्रैटेजी पैटर्न क्या है? स्ट्रैटेजी पैटर्न इज़ लाइक अ टूल बॉक्स। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि जैसे एक टूल बॉक्स होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं और जो हर टूल है उसकी शेप थोड़ा-सा उसका डिज़ाइन डिफरेंट होता है और हमें पता होता है कि अब जो इस शेप का है इसको हमने फलाँ काम के लिए यूज़ करना है। तो इसी तरह अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होगा कि जब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रैटेजी पैटर्न के थ्रू उसको एक टूल बॉक्स बॉक्स की तरह सॉल्व करते हैं। हम डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं इस स्ट्रैटेजी पैटर्न में एक ही प्रॉब्लम के और वो फिर जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं ना, रन टाइम जो हमारा होता है जब हमने एक्चुअल में अपना जो कोड है उसको एग्ज़ीक्यूट करना होता है जब, तो वहाँ पे हम फिर उन तीनों सॉल्यूशंस में से डिसाइड करते हैं कि हम कौन-सा सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। मीन्स इसके नाम से ही पता चला स्ट्रैटेजी पैटर्न में हम डिफरेंट एक स्ट्रैटेजीज़ देते हैं, जैसे टूल बॉक्स में डिफरेंट टूल्स होते हैं और उसमें से फिर हम किसी एक स्ट्रैटेजी को पिक कर लेते हैं रन टाइम पे। अगर हम इसकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में एग्ज़ाम्पल देखें तो क्या होता है, लेट्स से कि हमने वहाँ पे फाइंड करना है। जब किसी ने बुक इश्यू करवाई है और एक हमने उसको डेट दी हुई है कि उस डेट पे उसने उस बुक को वापस करना है, लेकिन अभी उसने उस बुक को वापस नहीं किया, तो हमने अगर उसको फाइन करना है और फाइन भी हमने किस तरह करना है कि हम 3 तरह की कैटेगरीज़ बना लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने पर डे हमने उनको ₹10 जो है वो फाइन करना है। या हम कह लेते हैं कि नहीं हम उनको मंथली भी तो फाइन कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि जो सीनियर्स हैं उनको हम थोड़ा-सा मार्जिन दे दें कि उनको हम फाइन ना करें या उनको कम फाइन करें। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में से कौन-सा सॉल्यूशन ज़्यादा बेस्ट होगा उस प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी पैटर्न को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 तरह के हमने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े हैं, इनमें से हमारे कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन्स और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब नेक्स्ट आपकी बुक में इस टॉपिक के बाद एक क्लास एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में सॉल्व करेंगे। अभी हम इससे नेक्स्ट टॉपिक है 1.6.2 में एप्लीकेशंस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन का मतलब जो है वैसे तो होता है यूज़, मतलब हम इन डिज़ाइन पैटर्न्स को कहाँ पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स में बेसिकली आपको
इन डिज़ाइन पैटर्न्स के बेनिफिट्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि रिड्यूसिंग कोड कम्प्लेक्सिटी। तो हमने देखा था कि हम जो अपना ऑब्जेक्ट है वो जब क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो समटाइम्स ये होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को रीयूज़ कर लेते हैं एक ही दफ़ा क्रिएट करके, कई दफ़ा हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं कि एक फैक्ट्री की तरह एक ही क्लास और मेथड से क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये जो हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस मिले हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, इससे हमारी जो कोड की कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो गई है। अब कम्प्लेक्सिटी क्या है? कम्प्लेक्सिटी समझें कि एक जो डिफ़िकल्टी है हमें कोड लिखने की, तो वो उसको कम कर देता है। जैसे जिस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इज़िली क्रिएट कर रहे हैं एक क्लास की मदद से, तो उससे हमारी कोड कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। नेक्स्ट है हमारा एनहांस कोड रीयूज़ेबिलिटी। तो जिस तरह ऑब्जेक्ट हमने देखा है कि हम एक ऑब्जेक्ट को बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो रीयूज़ का मतलब क्या है कि कोई एक चीज़ बनी है, आप उसको अगेन यूज़ कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट को बार-बार यूज़ करने से हमें क्या मिली है? कोड रीयूज़ेबिलिटी भी मिली है। फिर ये क्या करता है डिज़ाइन पैटर्न इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग डेवलपर्स। अब हमने ये देखा था कि जब हम किसी अपने सॉफ्टवेयर का कोड लिख रहे होते हैं, तो हमारे पास जो डेवलपर्स होते हैं, वो सिर्फ़ एक डेवलपर नहीं होता, समटाइम्स एक से ज़्यादा डेवलपर एक ही फीचर पे काम कर रहे होते हैं और पूरे हमारे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट डेवलपर्स डेवलप कर रहे होते हैं। तो उन डेवलपर्स ने जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है, समझें कि एक डेवलपर है वो जब दूसरे का कोड पढ़ेगा तो उसको एक डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि हमने एक टेम्पलेट को यूज़ किया होगा, एक फॉर्मेट को यूज़ किया हुआ होगा और वो सब डेवलपर्स को पता होगा, तो वो जब कोई और भी उस कोड को देखेगा तो दूसरा डेवलपर उसको ईज़िली समझ लेगा और उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपकी बुक पे एक डिड यू नो का बॉक्स दिया हुआ है, जो इस तरह के बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, उनको ज़रूर रीड किया करें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के भी चांसेस होते हैं और समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो क्लास एक्टिविटीज़ दी हुई होती हैं, उनको भी मस्ट सॉल्व किया करें और उनको भी आप प्रिपेयर किया करें। वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब ये डिड यू नो वाला बॉक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 14 पे, उसमें वो क्या बता रहे हैं कि बहुत से जो हमारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स के बारे में हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में एसटीएलसी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। तो अब क्या है कि डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी इन्हीं डिज़ाइन पैटर्न्स को अपने फ्रेमवर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क में भी हमने पढ़ा था ना कि हमें कुछ चीज़ें पहले से बनी-बनाई मिल जाती हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न में भी क्या हो रहा है कि हमें एक पैटर्न मिल रहा है और उस पैटर्न को हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब उनके यहाँ पे नीचे आपकी बुक में नाम लिखे हुए हैं, एक तो नाम लिखा हुआ है रूबी ऑन रेल्स और दूसरा जो आपका फ्रेमवर्क है उसका नाम लिखा हुआ है एंगुलर, कि ये 2 पॉपुलर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स हैं जो डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं और एक उन्होंने डिज़ाइन पैटर्न लिखा हुआ है मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी। तो अभी तो हमने 4 डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े हैं, इसके अलावा भी होते हैं। तो ये जो 2 फ्रेमवर्क्स हैं, ये क्या कर रहे हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन पैटर्न को अपने फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो दोनों फ्रेमवर्क्स हैं, ये किसके लिए हैं? ये वेब डेवलपमेंट के लिए हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू जिससे एक ये एक्स्ट्रा भी बन सकता है। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से हमारे कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।